बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की इस सीरीज में हम नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म करेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। जो भी बिजनेस ने किसी को अमाउंट देना है, जैसे सपोज अगर मैंने किसी बैंक से लोन लिया है तो मुझे उस बैंक के लोन को चुकाना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी वो होता है जो कि बिजनेस ने बाहर वालों को चुकाना होता है। लायबिलिटी दो तरीके से होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। सबसे पहले इंटरनल लायबिलिटी होती है कैपिटल। कैपिटल हम कर चुके हैं। कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। प्रोप्राइटर यानी कि ओनर ने बिजनेस में जो भी पैसा या गुड्स या एसेट्स इन्वेस्ट किए हैं पर्सनल, तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल। कैपिटल ऑनर की होती है, यानी कि ऑनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, तो इसको क्यों लायबिलिटी माना जाता है? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम बिजनेस को अलग मानते हैं फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस इज कंसीडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, यानी बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। अकाउंटिंग में हम जो भी एंट्रीज करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, उनको हम करेंगे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंट्रीज नहीं करेंगे। तो इस वजह से हम बिजनेस को अलग मानते हैं और ओनर को अलग मानते हैं। तो जो भी उसने पैसा इन्वेस्ट किया, जो भी उसने गुड्स या एसेट्स इन्वेस्ट किए हैं, यानी कि जो कैपिटल है, अगर उसका पॉजिटिव बैलेंस है तो हमें वो उसको रीपे करना है कभी। तो सपोज कि बिजनेस वाइंड अप हो जाए, बिजनेस बंद हो जाए, तो सबसे पहले हमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज को चुकाना होता है और उसके बाद हमें उसकी कैपिटल को उसको लौटा देना होता है। तो इसीलिए कैपिटल को हम इंटरनल लायबिलिटी भी मानते हैं। उसके बाद आता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टू आउटसाइडर्स। जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो किया है ओनर ने या प्रोप्राइटर ने, उसको इनसाइडर माना जाता है। और जो बाहर वालों से हमने कुछ उधार लिया है या उधार पे चीजें खरीदी हैं, तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी दो तरीके से होती है, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, इनका मीनिंग जानने के पहले आपको जानना जरूरी है कि ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम पीरियड फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फ्रॉम प्रोसेसिंग टू कन्वर्टिंग इट इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे सपोज कि किसी भी बिजनेस का बेस होता है कैश। अगर कैश नहीं होगा तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो कैश से हम क्या करते हैं, सपोज कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो वो सबसे पहले क्या करेगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उस कैश को यूज करेगी वो रॉ मटेरियल को खरीदने में। फिर उस रॉ मटेरियल का क्या किया जाएगा, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। उस फिनिश गुड्स को फिर सेल किया जाएगा। तो सेलिंग ऑफ गुड्स, अगर सर्विसेज प्रोड्यूस करती है तो सर्विसेज को सेल किया जाएगा। अब इन सर्विसेज को या तो वो सीधा सीधा कैश में बेच सकती है, या तो उसको वो क्रेडिट पे बेच सकती है, यानी कि उधार पर बेच सकती है। उधार पर बेचने के बाद जो जिसको हम उधार पर बेचते हैं उसको हम बोलते हैं डेटर। ये हम अगले वीडियो में करेंगे इसका डिटेल में मीनिंग। तो जिसको भी हम उधार पर कोई चीज बेचते हैं उसको बोलते हैं डेटर। तो उसके बाद उसने हमें उधार वापस करना है कभी, तो हम उससे कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन ऑफ पेमेंट फ्रॉम डेटर्स। और कलेक्शन करेंगे तो दैट मीन्स फिर से वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम पीरियड फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फ्रॉम प्रोसेसिंग, यानी कि हमने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और उसको फिर बेचकर हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया। तो उसको, इस जो टाइम पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। हर एक बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल अलग हो सकता है, किसी का 12 महीने हो सकता है, किसी का 15 महीने, 2 साल भी हो सकता है। तो अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल हो सकता है, 8 महीने भी हो सकता है, 12 महीने से कम भी हो सकता है। तो अब हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग हमने जान लिया।
अब इसके बेस पे हम जानेंगे कि करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है। तो करंट लायबिलिटी पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। जिस डेट को हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग डेट। तो बैलेंस शीट से बनाने जिस डेट को हमने बनाई है उस डेट से लेकर के 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल दोनों में से जो भी लंबा टाइम पीरियड होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। जैसे मान लो कि अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने का और दूसरी चीज है 12 महीने, तो हम इसमें से 15 महीने को कंसीडर करेंगे। तो जिस डेट को हमने बैलेंस शीट बनाई है, पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो कि मैंने अपनी बैलेंस शीट बनाई थी 31 मार्च 2024 को। तो 31 मार्च 2024 इन दोनों में से हमें क्या कंसीडर करना है, जो भी लॉन्गर टाइम पीरियड होगा। तो यहाँ पे 15 महीने को मैं कंसीडर करूंगी। 31 मार्च के बाद 15 महीने कब खत्म होते हैं, 31 मार्च 2025 तक 12 महीने खत्म होंगे। उसके बाद 3 महीने और, यानी अप्रैल मई जून, मतलब कि 30 जून 2025 को मेरे 15 महीने खत्म होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग डेट, यानी जिस डेट को मैंने बैलेंस शीट बनाई थी। तो अगर मैंने किसी को इसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर पे करना है तो हम उसको बोलेंगे करंट लायबिलिटी, और अगर मैंने किसी को इस टाइम पीरियड के बाद पे करना है तो उसको हम बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। अब मैं इसकी डेफिनेशन फिर से पढ़ती हूँ, आपको समझ में आएगा। तो करंट लायबिलिटी इज द लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर। तो जो भी लंबा टाइम पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जिस डेट को हमने बैलेंस शीट बनाई है उस डेट से लेकर के, तो उसके अंदर अंदर जब पे किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी जो कि इसके बाद पे किया जाता है, तो उसके बारे में आप लिखोगे नॉन करंट लायबिलिटी विच इज नॉट करंट, यानी कि विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 months और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। तो इस पीरियड के बाद जो लायबिलिटी पे की जाती है उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म लोन हमने अगर किसी से लिया है तो उसको हमें काफी टाइम बाद वापस करना होता है, एटलीस्ट 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के तो बाद ही पे करना होता है, तो उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। करंट लायबिलिटी का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का नहीं है बल्कि से 8 महीने का है। तो इन दोनों में से मैं कंसीडर करूंगी 12 मंथ्स को। तो 12 मंथ्स को कंसीडर करते हुए 31 मार्च 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में अगर मैं कोई लायबिलिटी पे करनी है, मुझे पेबल है, तो उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। और इसके बाद अगर कोई लायबिलिटी पे करनी है तो उसको बोलेंगे हम नॉन करंट लायबिलिटी। आप आई होप आपको ये समझ में आ गया हो।